गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सबसे पहले 1 मिनट बात करेंगे पिछले क्लास का, जो पिछले क्लास में पढ़ाई हुआ था। पिछले क्लास में जब रदरफोर्ड मॉडल में कंक्लूजन बता रहे थे तो आपको ये बताए थे कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, चारों तरफ गोल ऑर्बिट। बताया गया था कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है। मतलब एटम, पूरा एटम 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है न्यूक्लियस से, या कहिए न्यूक्लियस 1 लाख टाइम्स छोटा होता है एटम से। ये लिखवाया गया था साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर, और फिर लिखवाया गया था साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻5 मीटर, ये लिखवाया गया था। लेकिन ये गलती से लिखा गया था। आप खुद ये देख सकते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ये वाला नंबर छोटा हो गया। वो हड़बड़ी में लिखा गया था। इसको -5 को -15 कर लीजिएगा। जो ये लास्ट क्लास में लिखवाया गया है साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर और साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻5 मीटर, उसको आप 10⁻⁻15 मीटर कर लेंगे। अब ये दोनों के साइज में 10⁵ टाइम्स का अंतर है। मतलब 1 लाख टाइम्स ये बड़ा है इससे और 1 लाख टाइम्स ये छोटा है इससे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये पिछले क्लास का है। थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के बाद अब हम लोगों को कुछ छोटा छोटा डेफिनेशंस पढ़ना है। वो डेफिनेशन जो आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहला डेफिनेशन कॉपी पर हेडिंग देंगे एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? पहले तो ये लिख लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। कहीं भी Z लिखा हुआ हो तो समझेंगे कि एटॉमिक नंबर का बात हो रहा है। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। इसका मतलब हुआ कि किसी एटम में जितना प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्या बता रहे हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ब्रैकेट में ऑलवेज लिखे हैं। ऑलवेज का मतलब यहां पर क्या है वो हम अभी समझाते हैं एग्जाम्पल के मदद से। अभी पहले बताएं कि एटॉमिक नंबर, जिसको कि Z से डिनोट करेंगे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। प्रोटॉन को स्मॉल p से लिखते हैं, और चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए p के ऊपर छोटा सा प्लस लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर है हमेशा। हमेशा कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे सोडियम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होगा। लेकिन अगर ये न्यूट्रल नहीं रह के अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता, जैसे अगर सोडियम आयन होता, तब भी एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसमें प्रोटॉन 11 ही होगा। मतलब एटम न्यूट्रल है कि एटम चार्ज्ड है, इस बात से प्रोटॉन के नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर हमेशा होता है। ऑलवेज लिखने का मतलब यही है कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम एज वेल एज इन केस ऑफ चार्ज्ड एटम। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन तो 17 होगा ही, लेकिन अगर क्लोरीन के ऊपर अगर एक माइनस चार्ज आ गया तब भी एटॉमिक नंबर 17 है, तब प्रोटॉन 17 ही होगा। ये दिमाग में रखना है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर हमेशा होता है, या तो एटम न्यूट्रल हो या तो एटम चार्ज्ड हो। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ एटॉमिक नंबर का। अब
एटॉमिक नंबर के बाद हम लोग अब दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे मास नंबर। एटॉमिक नंबर पहले आप नोट कर लेंगे, इसके बाद अब कॉपी पर हेडिंग देंगे मास नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल था Z, मास नंबर का सिंबल होता है A, इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ number of protons and neutrons of an atom. It is defined as sum of number of protons and neutrons of an atom. किसी एटम में कितना प्रोटॉन है और किसी एटम में कितना न्यूट्रॉन है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो मास नंबर मिलेगा। बोले किसी एटम में कितना प्रोटॉन है और किसी एटम में कितना न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो नंबर मिलेगा उसी को मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को A से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P से। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, P के ऊपर में छोटा सा प्लस लिख रहे हैं, ये प्लस का साइन है तो प्लस लिखे, और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से लिखते हैं। तो मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी जानते हैं हम लोग कि प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर हमेशा होता है। अभी जस्ट इसके पहले बताया कि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल ऑलवेज होगा, तो प्रोटॉन के जगह पे एटॉमिक नंबर का सिंबल लिख दिया और ये लिख दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करना हो तो A और ये Z अगर इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नोट कर ले। अब हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर मास नंबर के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। देखिए किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो सिंबल से तो पहले उसका सिंबल लिखते हैं, नीचे में एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर में मास नंबर लिखते हैं। ये एटम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि नीचे में एटॉमिक नंबर लिखिए, ऊपर में मास नंबर लिखिए सिंबल के। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है, तो नीचे में लिख दिया एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिख दिया मास नंबर। एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है, तो नीचे में लिख दिया एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिख दिया मास नंबर। आप दोनों को लेफ्ट में लिखिए, दोनों को राइट में लिखिए, एक लेफ्ट एक राइट में लिखिए, एक राइट एक लेफ्ट में लिखिए, सब सही है। केवल नीचे और ऊपर होना चाहिए, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। जैसे यूरेनियम 92-235, ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-17। जी ऑक्सीजन नेचर में दो प्रकार का अवेलेबल है, 16 मास वाला भी, 17 मास वाला भी। ये ज्यादा कॉमन है, ये बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तो ये भी बताएं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग छोटा छोटा डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है। इसको नोट कर लें। चलिए अब कॉपी पर हेडिंग दे देंगे, पहला डेफिनेशन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का डेफिनेशन लिखेंगे
atoms of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes. देखिए लिखा हुआ है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का एटम, जैसे हाइड्रोजन का ही एटम, हाइड्रोजन नेचर में 3 प्रकार का अवेलेबल है, 1 मास वाला, 2 मास वाला और 3 मास वाला। तो एक ही एलिमेंट का एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। वो हाइड्रोजन जिसका मास 1 है उसको हम लोग प्रोटियम के नाम से जानते हैं, प्रोटियम। जिसका मास 2 है उसको हम लोग ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं, और जिसका मास 3 है उसको हम लोग ट्रिटियम के नाम से जानते हैं। बोले हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जिसका मास 1 है उसको प्रोटियम, जिसका मास 2 है उसको ड्यूटेरियम, जिसका मास 3 है उसको ट्रिटियम। अगर हम लोग ये देखें कि इन आइसोटोप्स में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, देखिए एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन में ये बताया गया है कि एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो 1 प्रोटॉन हुआ, यहां भी एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन हुआ, यहां भी एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन हुआ। प्रोटॉन में कुछ नहीं सोचना है, जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा हमेशा। न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा। मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, 0 न्यूट्रॉन। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, 1 न्यूट्रॉन। 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, 2 न्यूट्रॉन। ये बताए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए क्या बताया कि जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए क्या बताया कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। अगर एटम न्यूट्रल है, ये लाइन सुनिएगा, आयन अभी बताएंगे 4 डेफिनेशन के बाद, तो फिर इलेक्ट्रॉन का भी बात बताएंगे। अभी दिमाग में रखिए कि अगर एटम न्यूट्रल है, जैसे ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अगर 1 प्रोटॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन, या कहिए कि जो एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा केवल न्यूट्रल एटम के केस में। जैसे ये न्यूट्रल एटम है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, ये भी न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ये भी न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब आप एक चीज देख लीजिए कि ये जो आइसोटोप्स है वो सारे आइसोटोप्स में, ये सारे आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। प्रोटॉन जितना है सब में उतना ही है, इलेक्ट्रॉन जितना है सब में उतना ही है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में। तो अगला लाइन इसी में लिख दे रहे हैं कि आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी आइसोटोप में आपको एक एग्जांपल बताए कि आइसोटोप्स क्या है, तो एक ही एलिमेंट का ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। और भी आप एग्जांपल चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कार्बन में 2 आइसोटोप है, 12 मास वाला और 14 मास वाला, ये दोनों कार्बन का आइसोटोप हो गया। यूरेनियम में 92 235,
90 to 237, 90 to 238, ये न्यूट्रॉन सॉरी ये यूरेनियम का आइसोटोप्स हो गया। अगर क्लोरीन देखें तो क्लोरीन 35 मास नंबर, क्लोरीन 37 मास नंबर, ये सब क्लोरीन का आइसोटोप हो गया, यूरेनियम का, कार्बन का, हाइड्रोजन का। तो अभी एक टर्म बताएं कि आइसोटोप्स क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। आइसोटोप्स के बाद अब हम लोग अगला टर्म देखेंगे आइसोबार। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए आइसोबार्स। इसमें लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number but same mass number are called आइसोबार्स। जैसे देखिए, अगर लिखें कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, तो आप देखिए ये डिफरेंट एलिमेंट का एटम है। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट का एटम होना चाहिए, तो जब एटम डिफरेंट एलिमेंट का होगा तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर मास नंबर अगर उनका सेम हो गया तो उन दोनों को आइसोबार्स कहा जाएगा। जैसे आर्गन 40 मास और कैल्शियम भी 40 मास, तो देख रहे हैं ये डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम है, तो उनको आइसोबार्स कहा जा रहा है। तो एक टर्म हम लोग देखे आइसोटोप्स, फिर एक टर्म देखे हम लोग आइसोबार्स। अब अगला टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं आइसोटोन। इसमें लिखेंगे दोज स्पेसीज which have same number of neutrons, those species which have same number of neutrons are called isotones। जैसे देखिए कार्बन 614, ऑक्सीजन 816, अगर आप इसमें न्यूट्रॉन निकालिए तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको बताए हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर 6 है, आप माइनस करिएगा तो 8 आएगा। इसमें भी अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, उसको माइनस करिएगा तो 8 आएगा। तो इन दोनों को आइसोटोन्स कहेंगे। आइसोटोन उसको कहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अगर आप चाहें इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखना तो जैसे पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। अगर आपको यहां न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, तो 9 में से 19 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। यहां भी अगर न्यूट्रॉन निकालना है
तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20। तो इन दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो ये दोनों भी आइसोटोन हुआ। तो हम लोग अभी 3 टर्म पढ़े, एक पढ़े आइसोटोप्स, एक पढ़े आइसोबार्स, एक पढ़े आइसोटोन्स। इसको नोट करें। अब अगला टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। पहले तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, दोज स्पेसीज which have same number of electrons, those species which have same number of electrons are called isoelectronic species। वो स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कि कुछ आयन आपको दे दिया O-2, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। N-3 एटॉमिक नंबर 7 होता है। Na+ एटॉमिक नंबर 11 होता है। Al+3 एटॉमिक नंबर 13 होता है। अगर हम बोले इन आयन में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालिए कि इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन 8, एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन 7, एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन 11, एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन 13। न्यूट्रॉन में भी दिक्कत नहीं है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी लिखना हो तो ई लिखेंगे, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए इसके ऊपर छोटा सा माइनस दे देंगे। जो एटॉमिक नंबर हो पहले वो लिखना होता है इलेक्ट्रॉन निकालने में। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इतना ही छोड़ देते, लेकिन अगर इसके ऊपर -2 है तो यहाँ पर इसका उल्टा लिखेंगे, -2 है तो +2, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 10। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी एटम निगेटिव चार्ज वाला तब बनता है जब वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इसके ऊपर -2 चार्ज है, इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो +2 लिखना है। अगर इसके ऊपर +2 चार्ज होता, इसका मतलब होता कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया है, तब ये इसके ऊपर +2 चार्ज आता। तो +2 रहता तो यहाँ -2 करते। जैसे आप आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले जो एटॉमिक नंबर है वो लिख दिए, -3 है तो +3 कर दिए, क्योंकि माइनस चार्ज का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एटम से एक्सेप्ट किया, तो 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले तो एटॉमिक नंबर लिख दिए, +1 है, इसका मतलब कि अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो -1 कर देंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले जो एटॉमिक नंबर है वो लिखेंगे, +3 है, मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल दिया, -3 कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन का नंबर निकला, सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अब दूसरा एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं। जैसे फास्फोरस है, -3 चार्ज है इसके ऊपर, -3। सल्फर है, -2 चार्ज है। पोटेशियम है, +1 चार्ज है। इन सबों में अगर आपको बोले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने को, तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो एटॉमिक नंबर है वो लिखेंगे, -3 है तो +3 कर देंगे। इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो जो एटॉमिक नंबर है वो लिखेंगे, -2 है तो +2 कर देंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, +1 है तो -1 कर देंगे। इन सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, ये भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गया। हम लोग अभी छोटा छोटा 4 डेफिनेशंस पढ़ लिए।
आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इसको पहले आप नोट कर लें। अब एक छोटा सा टर्म हम लोग और पढ़ेंगे, वो है आइसोडायाफर्स। इसमें लिखेंगे दोज स्पेसीज which have same neutron excess, those species which have same number of neutron excess। न्यूट्रॉन एक्सेस का मतलब हुआ that is difference between number of neutron and proton। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। वैसा कोई भी स्पेसीज जिसमें सेम न्यूट्रॉन एक्सेस हो, मतलब जिसमें सेम डिफरेंस हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, उसको हम लोग आइसोडायाफर्स कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के मदद से समझ में आएगा। जैसे बात समझिए, कार्बन 6 13, कार्बन का मास नंबर 12, 13, 14 ये तीनों होता है। आइसोटोप्स में केवल आपको 12 और 14 वाला दिखाएं, 12, 13, 14 तीनों होता है आइसोटोप्स। 12 वाला बहुत ज्यादा कॉमन है, बाकी रेडियो एक्टिव नेचर का है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ न्यूट्रॉन बोले निकालने के लिए, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दीजिएगा। मास नंबर है 13, एटॉमिक नंबर है 6, तो माइनस करने पे कितना आएगा? तो 7। ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर आपको बोले कि प्रोटॉन निकालिए, तो प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया प्रोटॉन। अब अगर हम आपको बोले न्यूट्रॉन एक्सेस निकालिए, तो न्यूट्रॉन एक्सेस होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन है 7, प्रोटॉन है 6, तो न्यूट्रॉन एक्सेस इसका 1 है। अब ऐसा कोई भी स्पेसीज जिसका न्यूट्रॉन एक्सेस इतना ही है, उसको आप कह देंगे कि इसका आइसोडायाफर्स है। जैसे नाइट्रोजन 715, अगर इसमें आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो 15 माइनस 7, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये हो गया न्यूट्रॉन। अगर आपको बोले प्रोटॉन निकालने के लिए, तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? जो एटॉमिक नंबर वो हो गया प्रोटॉन। अगर आपको बोले न्यूट्रॉन एक्सेस निकालने को, तो आप क्या करेंगे? न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे। न्यूट्रॉन है 8, प्रोटॉन है 7, तो 8 में से 7 गया, कितना हुआ? 1। तो इसमें जितना न्यूट्रॉन एक्सेस है, इसमें भी उतना ही न्यूट्रॉन एक्सेस है। ऐसे ही स्पेसीज को आइसोडायाफर्स कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। इसमें टोटल 10 पॉइंट आपको जानना है, और वो 10 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बाद, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बाद, आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉपी पर पहले हेडिंग दे देंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। थ्योरी के रूप में भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। 5-5 नंबर में स्कूल के एग्जाम में आ जाता है कि राइट मेन पॉइंट्स ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट का मतलब होता है एजम्पशन। बोर साहब जो अपना एटॉमिक मॉडल दिए, वो पूरा पेन और पेपर के मदद से रिसर्च करके दिए। ऐसा नहीं कि वो कोई लैब में गए। सारा
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा उनका रिसर्च है, तो वो हम लोग 10 छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला पोस्टुलेट है, वो ये है कि एटम स्फेरिकल है, गोल है, जिसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इसी तरीके से आपको जहां तक गिनती आती है वहां तक जी, किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट है, वो चाहे हाइड्रोजन ही क्यों ना हो। कोई पूछे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना है, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी इनफाइनाइट है। हाँ, ऐसा एक ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, जिसमें कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, बाकी का ऑर्बिट खाली है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि उसमें ऑर्बिट एक ही है, ऑर्बिट इनफाइनाइट है। किसी भी एटम में ऑर्बिट इनफाइनाइट होता है। तो बोर्स मॉडल में ये सबसे पहला पॉइंट है कि एटम स्फेरिकल है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट है। ऑर्बिट को हम लोग के, एल, एम, एन इस तरीके से नाम देते हैं, या फिर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नाम देते हैं। जो भी ऑर्बिट है, सारे ऑर्बिट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। पहले ऑर्बिट के पास भी एनर्जी है, दूसरे के पास भी एनर्जी है, तीसरे के पास भी, चौथे के पास भी। हर ऑर्बिट के पास कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी फिक्स है, एनर्जी घटता बढ़ता नहीं है। इसीलिए हम लोग ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। पहले ऑर्बिट को कहते हैं पहला एनर्जी लेवल, दूसरे ऑर्बिट को कहते हैं दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरे को तीसरा एनर्जी लेवल, चौथे को चौथा एनर्जी लेवल, इनफाइनाइटवां एनर्जी लेवल। तो पहला पॉइंट में पहले जैसे साइड में फिगर बना है, वैसे आप साइड में वैसे फिगर बना लेंगे। उसके बाद जितना दूर अभी समझाए हैं उतना दूर पहले वर्ड में लिखेंगे। एटम इज spherical in shape, having positively charged central nucleus. Atom is spherical in shape, having positively charged central nucleus, around which number of circular orbits are present. These orbits are named as 1, 2, 3, 4 और K, L, M, N। These orbits have fixed value of energy These orbits have fixed value of energy which neither increases nor decreases.
That's why orbits are also called energy level. That's why orbits are also called energy level and is denoted as E1, E2, E3, E4, E इनफाइनाइट। ये पहला पॉइंट हुआ कि एटम स्फेरिकल है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट है। ऑर्बिट को हम लोग K L M N 1 2 3 4 इस तरीके से डिनोट करते हैं। हर ऑर्बिट के पास अपना एनर्जी है जो कि फिक्स है, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, इसीलिए ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। E1, E2, E3, E4 से भी डिनोट करते हैं। सेकंड पॉइंट एकदम एक लाइन का है, छोटा सा, वो यही कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना है, तो इनफाइनाइट लिखेंगे सेकंड पॉइंट में कि इन एन एटम इनफाइनाइट ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट। ये 2 पॉइंट अभी बताए, टोटल बोले कि 10 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट अभी नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट तो अभी आपको बता दिए। अब थर्ड पॉइंट में ये लिखेंगे, जैसे इतना तो आपको बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस था, चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट था। बताएं कि सारे ऑर्बिट के पास एनर्जी है और एनर्जी फिक्स है, घटेगा बढ़ेगा नहीं। पहले ऑर्बिट के पास कुछ एनर्जी है, फिक्स है, इसीलिए उसको E1 कहते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, E2 सेकंड एनर्जी लेवल, E3 थर्ड एनर्जी लेवल, E4 फोर्थ एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी फिक्स है और आप चाहते हो एनर्जी कैलकुलेट करना, पहले ऑर्बिट का एनर्जी निकालना या दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी निकालना या तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी निकालना, तो बोर साहब एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दिए किसी ऑर्बिट का। आपको नेट केवल फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट energy of an orbit can be calculated, energy of an orbit can be calculated by using formula number 1 -2.18 into 10 to the power minus 18 into z squared by n squared जूल। ये एनर्जी निकालने का पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी जूल में आएगा। यहां ये z कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर, यहां ये z कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर, कि आप किस एटम के ऑर्बिट का एनर्जी निकालने जा रहे हैं। ऐसे ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड साहब मॉडल दिए थे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए, ऐसे एटम के लिए जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ये बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम आयन के लिए, लिथियम आयन के लिए, केवल इसी में बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है। जी ये बात बता दें कि बोर्ड साहब जो भी अपना कैलकुलेशन किए हैं, जो भी ये मॉडल दिए हैं, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए ये मॉडल दिए हैं। यही बोर्स मॉडल का फेलियर भी है कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ये काम नहीं करता है।
तो पहले बताएं कि किसी भी ऑर्बिट का अगर एनर्जी निकालना है तो एनर्जी निकालने का ये पहला फॉर्मूला -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड कहने का मतलब एटॉमिक नंबर और एन कहने का मतलब ऑर्बिट नंबर, कि किस ऑर्बिट का आप एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से आप एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी जूल में निकलेगा, जो कि एनर्जी का ऐसा यूनिट है। एनर्जी निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला दिए वो है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी, सॉरी गलती से लिख दिए, अर्ग। ये जो फॉर्मूला है एनर्जी निकालने का, ये अर्ग में निकालने का फॉर्मूला है। अर्ग है एनर्जी का सीजीएस यूनिट। तो पहले आपको बताएं एनर्जी निकालने का एसआई यूनिट में फॉर्मूला, एनर्जी सीजीएस यूनिट में निकालने का फॉर्मूला। एक और जनरल यूनिट -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला सबसे छोटा है। ऐसा नहीं है कि आप केवल ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, या केवल ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। आपको तीनों ही फॉर्मूला याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये इंडिकेट किया रहता है कि एनर्जी निकालिए जूल में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। क्वेश्चन में ये इंडिकेट किया रहेगा कि एनर्जी निकालिए अर्ग में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। एनर्जी निकालिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। और अगर यूनिट का चर्चा नहीं किया है कि आप इस यूनिट में निकालिए, तो आप कोई भी फॉर्मूला फिर उस केस में यूज कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट बताया। सबसे पहला आपको बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट, हर ऑर्बिट का अपना अपना नाम बता दिए, हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी है, एनर्जी फिक्स है, घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताएं कि एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। और तीसरा पॉइंट बताएं कि अगर किसी ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इन फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हुआ, और भी टोटल 7 पॉइंट और है, क्योंकि टोटल 10 पॉइंट है, तो बाकी के पॉइंट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक 3 पॉइंट तक आप नोट करके यहाँ तक याद रखेंगे।